अगर पानी ना मिल रहा हो तो ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो। बेस्ट इज पानी। वाटर बड़ा जो प्रिवेंशन बर्न की डेप्थ में या जो आराम पेन में आपको पानी से मिलेगा, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा ये मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब पूरी खाल बदल दी जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जो कि इन रियलिटी नहीं होता। ये केवल पिक्चरों में दिखाया जाता है। एक पिक्चर कौन सी आई थी जिसमें रेखा का चेहरा दिखाया गया था, पूरा जल गया है और उसके बाद सर्जरी करा के वो चेहरा चेंज हो गया। ये केवल पिक्चरों में होता है, फोटोशॉप पे कर सकता हूँ, मैं भी कर दूंगा फोटोशॉप पे। जैसे घर में जल गए तो लोग कोलगेट लगा देते हैं। यस। या मम्मी कोलगेट लगा देती है, तो वो लोग आटा भी लगा देते हैं, उबले आलू भी लगा देते हैं। हाँ, या घी लगा दिया, घी लगा देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। डॉक्टर्स की एक सीरीज चल रही थी। इससे पहले जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था वो आई पर था, आई हॉस्पिटल पर, जिसमें टंडन सर से बात हुई थी। आज भी हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रदीप टंडन सर। 30 ईयर का एक्सपीरियंस है भाई। और जो टॉपिक है आज का ना, बड़ा बेसिक है, मतलब बेसिक और यूनिक भी है और बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। बर्न यूनिट। कानपुर शहर बहुत बड़ा है और अभी तक ना ही किसी सरकारी में ना ही किसी प्राइवेट में प्रॉपर एक बोलेंगे ट्रीटमेंट मिलता है बर्न यूनिट का। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और आपसे हम सारे प्रश्न जो हमारी ऑडियंस के आए हुए हैं वो करेंगे जी, बिकॉज बर्न का केस तो बड़ा नॉर्मल है। घर पे किचन से जल जाते हैं लोग, पानी गिर गया वैसे जल गए, और बहुत सारे मिथ होते हैं। मिथ होने का सेंस, जैसे जल गए, पानी वाले छाले पड़ गए तो लोग बोलते हैं पानी नहीं लगाओ। यस। या ज़्यादा स्किन जल गया तब भी पानी नहीं लगाओ, या पानी पियो नहीं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? मिथ है या ऐसा करना चाहिए? मतलब करेक्ट क्या है? ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जलने के कारण आमतौर पे क्या क्या होते हैं। जी जी, ठीक है। आमतौर पे घरों में जो लोग जलते हैं, काम कर रहे हैं किचन में, तवे पे हाथ टच हो गया, या चाय का भगोना उतार रहे हैं, गैस स्टोव से उठा रहे हैं, थोड़ा सा छलक गई चाय। बर्न किसी भी वजह से हो, सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट एड, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड होता है पानी। ओके। चाहे सादा पानी हो, चाहे ठंडा पानी हो, वॉट एवर इट इज। डैमेज जो होता है वो टेम्परेचर की वजह से होता है, और कितनी देर तक आपकी स्किन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहा है। यानी मान लीजिए कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, आपके हाथ पे टच हुआ, आप तुरंत हाथ हटाते हो, ठीक है, हट जाएगा। बाय चांस किसी भी वजह, जैसे इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, गर्म चीज के कांटेक्ट में कितनी देर तक टच में रहा, एंड उस चीज का टेम्परेचर क्या था। ये दो फैक्टर होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि बर्न कितना होगा। टाइम एंड टेम्परेचर, राइट। टाइम कम से, घर में टाइम कम से कम रहेगा क्योंकि आपके रेफ्लेक्स से आप तुरंत हाथ हटा लोगे। लेकिन टेम्परेचर तो कम कैसे करेंगे? टेम्परेचर तभी कम होगा जब आप उसके ऊपर पानी डालते रहो, बराबर डालते रहो। मतलब पानी में डिप करके रख दें। यस। दिवाली के टाइम पे बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, लोग पटाखे जलाते हैं। पटाखे जलाते समय मैक्सिमम लोग जो जलते हैं, हाथ पे अनार रख करके छुड़ा रहे थे, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और जस्ट आउट ऑफ एडवेंचर। ठीक है ना, हाथ पे अनार रख रहे थे, छुड़ा रहे थे, वो ब्लास्ट कर दिया। राइट। मैक्सिमम लोगों के हाथ फट जाते हैं या जल जाते हैं। ठीक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी जला हुआ हिस्सा, सपोज मैं फिंगर टिप्स पे जल गया, हाथ पे जल गया, मैं सबसे यही बोलता हूँ, एक मग में या किसी गहरे बर्तन में पानी डालो, उसमें हाथ डाल करके बैठे रहो, तब तक बैठे रहो जब तक कि जलन कम ना हो जाए। ओके। ठीक है ना, तब तक बैठे रहो तब तक जब तक कि जलन कम ना हो जाए। इससे बेहतर फर्स्ट एड कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ देखिए, बेसिक चीज ये होती है कि एरिया कितना इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ इतना हिस्सा जला हुआ है हाथ का, जरा सा हिस्सा जला हुआ है, आपको हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना जी। इसकी वजह से आपकी लाइफ खतरे में नहीं है और ना होने वाली है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बर्न की डेप्थ कम करनी है। ठीक। और डेप्थ कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पानी। ठीक बात। जैसे मान लीजिए बड़ा कुछ जला हुआ है अभी, एक आपने सुना होगा कि आई थिंक जयपुर हाईवे पे कुछ ब्लास्ट हो गया था केमिकल का। गैस ब्लास्ट था। यस। तो उसमें कुछ लोग पूरा जल गए थे। तो उनकी रिकवरी कितनी % हो जाती है या बहुत टफ होती है? इस पे निर्भर करता है रिकवरी कि
कितना एरिया जला हुआ है एंड डेप्थ कितनी है। हमारे पास एक मुझे याद है 84% जला हुआ बर्न पेशेंट आया था एंड वो भी उसके गोदाम में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उसके शरीर में केवल 20% हिस्सा गहरा जला हुआ था एंड 64% हिस्सा सुपरफिशियल बर्न था। ओके। एंड वो इंसान बच गया था। सुपरफिशियल और अभी आई थिंक 4-5 साल पहले मुझसे मिलने आया था। सुपरफिशियल बर्न का मतलब ये होता है कि वो एरिया जो अपने आप ड्रेसिंग से हील कर जाएगा। ओके। एंड डीप बर्न का मतलब होता है वो एरिया जिसमें हमें स्किन ग्राफ्ट या कोई और ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। डीप बर्न का मतलब स्किन की पूरी मोटाई, जितनी मोटी स्किन होती है हमारी, वो पूरी मोटाई जल चुकी है, पूरी गहराई तक स्किन जल रही है। दैट इज डीप बर्न। इसमें अपने आप रिकवरी नहीं होती, हीलिंग अपने आप नहीं होती है। सुपरफिशियल बर्न का मतलब वो बर्न है जिसमें स्किन की केवल सुपरफिशियल लेयर जली है, ऊपर वाली, एंड केवल ऊपर वाली लेयर जली है एंड उनमें रिकवरी अपने आप ड्रेसिंग से हो जाती है। बेसिक जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि सुपरफिशियल बर्न वो बर्न है जो 3 हफ्ते के अंदर ड्रेसिंग से अपने आप भर जाएंगे घाव। ठीक है, दैट इज सुपरफिशियल बर्न। एंड डीप बर्न वो हैं जिनमें ड्रेसिंग की जरूरत 3 हफ्ते के बाद भी पड़ती रहेगी। वो जख्म अपने आप नहीं भरेंगे, या भरेंगे तो निशान के साथ भरेंगे। ठीक है, दे आर डीप बर्न। तो प्लास्टिक सर्जरी कब करनी पड़ती है? प्लास्टिक सर्जरी डीप बर्न में करनी पड़ती है। अगर हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हमें डीप बर्न के केसेस में प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ठीक बात। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर निशान आने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज थाई पे बर्न हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे आर्म पे बर्न हुआ है, निशान हल्का फुल्का आ भी जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसमें हम सर्जरी के लिए प्रेस नहीं करते, ना ही पेशेंट चाहता है कि उसके लिए सर्जरी करी जाए, और लॉजिकल बात है ये। लेकिन अगर मान लीजिए चेहरे पे बर्न हुआ है और डीप बर्न है तो सर्जरी जरूरी हो जाती है। या किसी जॉइंट सरफेस पे, सपोज गर्दन पे बर्न हुआ है या एल्बो पे बर्न हुआ है या घुटना की ये सरफेस इन्वॉल्व है, तो उसमें, और अगर ये बर्न डीप बर्न है तो वहां पर निशान आने के साथ साथ जोड़ में सिकुड़न आ जाती है। हाँ, आएगी, आ जाती है। जोड़ पूरी तरह से काम नहीं करेगा। हाँ। उन केसेस में सर्जरी की जरूरत है। तो सर्जरी जैसे हम लोग करते हैं तो कैसे की जाती है? बॉडी का ही कुछ पार्ट हम लोग कट करके उस पर वो लगाते हैं या और कोई मेथड है? देखिए, भगवान ने हम लोगों के शरीर पे सबसे महत्वपूर्ण अंग जो दिया हुआ है बचाव के लिए, बाहरी चीजों से बचाव के लिए, बाहरी खतरों से बचाव के लिए, वो है हमारी स्किन। हाँ, पहला तो वही है। हम मकान में रहते हैं तो मकान की दीवारों से प्रोटेक्टेड रहते हैं। हाँ। ठीक है ना? उसी तरह से हमारा शरीर हमारी स्किन की वजह से प्रोटेक्टेड है। ठीक, सही कह रहे हैं। और स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे बड़ा अंग है इन टर्म्स ऑफ साइज। स्किन सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का। और अगर कहीं पर भी स्किन निकल जाए तो वो एरिया बाहरी वातावरण से प्रोटेक्टेड नहीं रहा। ठीक है ना? इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक, जितने भी खतरे होते हैं वहां से सबसे ज्यादा चांसेस होंगे उससे, एंड लड़ना मुश्किल होगा अगर आपकी जनरल हेल्थ सही नहीं है तो। अगर आप एक हेल्दी इंसान है, छोटा मोटा हिस्सा जल जाता है, और अगर ये सुपरफिशियल बर्न है 2 से 3 हफ्ते के अंदर घाव भर जाएगा, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके। एंड एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, 2 हफ्ते के अंदर कोई जख्म अगर भर गया, बर्न की बात कर रहा हूं, बाकी जख्म की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बर्न हुआ है, सुपरफिशियल बर्न है और 2 हफ्ते के अंदर हीलिंग हो गई है जी, तो निशान नहीं पड़ेगा। ओके। एंड हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे लोग जल जाते हैं, उनके पास पेशेंस तो रहता नहीं है। हाँ, तो वो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब इस पे एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए जल गए, एक तो हमको पता ही नहीं कि हम कितने दिन में ठीक होंगे, पहली चीज़। यस। अब उसमें एक तो हम मेंटली भी परेशान हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल भी है। तो साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट डालता है पेशेंट को कि उसको लगता है अब तो हम ठीक नहीं होंगे, बहुत समय लग जाएगा? शरीर आपके सामने कभी भी कोई समस्या आती है, हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है, हाँ, तो आप समस्या तो देखोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे, ठीक, फिर माइंड, अपने रास्ते आप ढूंढोगे क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप रिएक्ट करोगे। ठीक। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप पहले रिएक्शन करोगे, उसके बाद सोचोगे।
कि हमने ये सही किया या गलत किया था। नुकसान होने के बाद आप सोचोगे, राइट। सेम चीज है, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे जलने के बाद की समस्या हो, ठीक, जी जी, एनालाइज करने में, देखने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगता। इतना समय तो आप ट्रैफिक में गंवा देते हो। पेशेंस बड़ा जरूरी है ना। तो पेशेंस तो वैसे भी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे घर में जल गए तो लोग कोलगेट लगा देते हैं, यस, या मम्मी कोलगेट लगा देती है, तो वो लोग आटा भी लगा देते हैं, उबले आलू भी लगा देते हैं, हाँ, या घी लगा दिया, घी लगा देते हैं। तो ये लगाना सही है। अगर पानी ना मिल रहा हो तो ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो। बेस्ट इज पानी, वाटर बड़ा जो प्रिवेंशन बर्न की डेप्थ में या जो आराम पेन में आपको पानी से मिलेगा, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। क्योंकि बाकी कोई भी चीज हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे आलू हो, चाहे आटा हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी आप वहां पे डालोगे, वो जगह पे क्या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उस समय, एंड जब तक वो टेम्परेचर कम नहीं होगा, आपके स्किन में डैमेज होता रहेगा। ठीक है ना। वो तभी कम हो सकता है जब फ्लोइंग वाटर हो, रनिंग वाटर हो, जिससे कि टेम्परेचर कम होता रहे। समझ गए, टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाए, थोड़ा मीडियोकर में आएगा, तभी वो ठीक रहेगा। तो सबसे अच्छा फर्स्ट एड वाटर है। तो पानी पीना चाहिए जलने के बाद कि नहीं पीना चाहिए? लोग पीने के लिए भी मना करते हैं कि पिलाओ नहीं पानी। पानी पीना तभी मना करते हैं हम लोग जब बर्न एरिया बहुत ज्यादा है, पेशेंट शॉक में है, एंड वॉमिटिंग के चांसेस हैं। ओके, उन्हीं लोगों में। और ये कंडीशन अस्पताल में भर्ती मरीज की, जिसमें भर्ती की जरूरत है, उसी में होती है। जिस इंसान को भर्ती की जरूरत नहीं है, उस इंसान को शॉक भी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जितना ज़्यादा पानी पिए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब स्किन जल जाती है, तो स्किन जलने के बाद आपने देखा होगा छाले पड़ते हैं। हाँ, पड़ जाते हैं। छाले क्या है? आपके शरीर का पानी बाहर निकल करके डेड लेयर के नीचे जमा हो गया है। छाला तभी पड़ता है। स्किन की जो लेयर हेल्प कर रहा है, मतलब बॉडी, स्किन की जो लेयर डेड हो गई, वो डेड लेयर ऊपर उठ गई और उसके नीचे शरीर का पानी आ गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, और उसने छाला बना दिया। राइट, ये सेल्फ रिकवरी का तरीका है। ठीक है ना। एंड जलने के बाद जितना एरिया जला है, वहां से पानी का लॉस शुरू हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि ऊपर वाले ने ये पूरी इतनी बढ़िया कवरिंग दी हुई है, जो बाहरी वातावरण से हमारे अंदरूनी वातावरण को अलग करके रखता है और बचा के रखता है। ठीक है। अगर स्किन ये जल रही है, डैमेज हो गई, तो वहां से पानी का रिसाव शुरू हो जाता है, और इसलिए पानी रिप्लेस करना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके। हमारे पास भी जो जले हुए पेशेंट आते हैं, वार्ड में भर्ती होते हैं, इमरजेंसी में लाए जाते हैं, सबसे पहली चीज होती है आईवी लाइन इंश्योर करना। ये क्या है आईवी लाइन? आईवी लाइन मतलब वीगो लगाए, वीगो लगा करके एंड रिंगर या नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, आमतौर की भाषा में ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है बोला जाता है। ड्रिप स्टार्ट करना, पानी रिप्लेस करना इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसलिए जो इंसान जल गया है, घर में रहकर के इलाज हो सकता है, उसमें भी पानी पीते रहना, एंड नॉर्मल जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी है। जैसे लोग तेजाब डाल देते थे बहुत पहले, यस, अब तो हालांकि ज्यादा इस तरह केसेस नहीं आते हैं। गवर्नमेंट काफी उसके बारे में सजग हो गई है, एंड बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं। तो आपके पास पहले कभी कोई केस आया हुआ है? यस, आया हुआ है। तो उसको जैसे एक लड़की थी जो कि कल्याणपुर में, उसके चेहरे पे तेजाब डाला गया था, एंड उसका इलाज 2 साल तक चला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल शुरू किया था, अभी करीब 10-11 साल पहले। वो लड़की उसके बाद मुझे मिली थी कि कहीं जॉब की समस्या आ रही है, तो मैंने उसको बोला हमारे अस्पताल में आ जाओ, वहीं तुम्हें जॉब दे देते हैं। वेरी नाइस। तुमसे बेहतर काउंसलर और कोई नहीं हो पाएगा। एंड सही बात है, जो इंसान भुक्तभोगी है, जो इंसान इतने लंबे ट्रीटमेंट में रह चुका है, उससे बेहतर काउंसलर कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानपुर शहर बहुत बड़ा है, 1 यूनिट अभी तक नहीं है सर। यस, गवर्नमेंट में भी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं। यस। अभी जेएलआर में प्लान कर रहे हैं आप? यस। तो जेएलआर में मतलब अगर कोई परफेक्ट 1 यूनिट की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अस्पताल चलाने वाले लोग, उस यूनिट में काम करने वाले स्टाफ एंड डॉक्टर्स की टीम,
उनके बीच का कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, एंड डेडिकेशन होना चाहिए कि वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से यूनिट को आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ठीक है। 1 यूनिट में क्या इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ट्रीटमेंट के समय? यस, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस इंसान को ज़रूरत है भर्ती होने की और किसको ज़रूरत नहीं है भर्ती होने की। ठीक, आमतौर पे 15% से कम सुपरफिशियल बर्न, 10% से कम डीप बर्न एंड 5% से कम ज़्यादा गहरा जला हुआ बर्न। अगर ऐसा है तो उनमें आमतौर पे भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल है, मतलब इतना रिकवर हो सकता है। डीप डर्मल बर्न है तो हालांकि डीप डर्मल पब्लिक नहीं समझती, उसके बारे में हमें जाना भी नहीं चाहिए। 5% से कम गहरा जला हुआ, 15% से कम सुपरफिशियल बर्न, अगर ऐसा है तो भर्ती की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कोई इंसान जला हुआ है तो उसको भर्ती की जरूरत पड़ेगी, अस्पताल में रहने की जरूरत पड़ेगी। कितने दिन रहना पड़ेगा अस्पताल में, ये इस पे निर्भर करता है कि कितना एरिया जला हुआ है, कितनी डेप्थ है बर्न की, एंड रिकवरी किस तरह से हो रही है। जी, किचन में जैसे बहुत बार आग लग जाती है तो क्या क्या, मतलब कंसर्न क्या, ध्यान क्या क्या रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि बचाव कैसे करना है। सपोज रात में 12 बजे आपकी नींद खुली, आपको पानी पीने की जरूरत महसूस हुई, आप किचन में जाते हो, किचन में एंट्री करते ही आपको लगा कि गैस की स्मेल आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गैस की स्मेल आती है, या अगर आप कभी भूल जाते हो कि याद आता है कि मैंने गैस स्टोव शायद ऑफ नहीं किया था, हाँ, रेगुलेटर ऑन छोड़ दिया है। ठीक, उस कंडीशन में अगर आप किचन में जाते हो तो पहले हमें दरवाजे खोलने चाहिए, लाइट का स्विच नहीं ऑन करना चाहिए। जब हम स्विच ऑन करते हैं, चाहे ऑन कर रहे हो चाहे ऑफ कर रहे हो, स्पार्किंग होती ही होती है, भले हमें वो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े। एंड उतनी स्पार्किंग भी गैस को जलाने के लिए काफी सफिशिएंट है, इनफ होती है, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। मतलब गैस रिएक्ट करती इलेक्ट्रिक से, गैस टेम्परेचर से जल्दी। एक होता है कि कोई भी चीज़ हो, पानी में तो आग लग नहीं सकती, ठीक है, लेकिन पेट्रोल अगर पानी की सरफेस पे पड़ा हो तो आग लग जाती है। हाँ, बिल्कुल लग जाती है। हाँ। एक क्रिटिकल टेम्परेचर लेवल होता है, अगर आग आप माचिस ना भी जला रहे हो, टेम्परेचर उस लेवल के ऊपर पहुंच जाए तो पेट्रोल अपने आप आग पकड़ लेगा। हाँ, ठीक है ना। एंड ये चीज़ जितनी ज्वलनशील पदार्थ हैं सभी के साथ है। तो अगर गैस किचन में भरी हुई या किसी भी क्लोज स्पेस में है, वहां पे जरा सी भी चिंगारी अगर हुई तो वो गैस आग पकड़ लेगी। और इसीलिए ना तो स्विच ऑन करना है ना ऑफ करना है, पहले खिड़की दरवाजे खोलने हैं, रेगुलेटर का नॉब हमें ऑफ करना है, ठीक है, और जब गैस बाहर निकल जाए उसके बाद ही स्विच ऑन करना है। ओके, अगर वन पेशेंट की हम बात करें, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसके मेजर कॉजेज क्या क्या रीजन आते हैं? डेथ का सबसे बड़े कारण, अगर पेशेंट जला रिमोट एरिया में है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया जी, तो शुरुआती 48-72 घंटों में जो डेथ के कारण होते थे पहले, हालांकि ये काफ़ी कम हो गया है जी, वो होता है पानी का लॉस। ओके, शरीर से पानी का लॉस मेजर कारण होता था डेथ का। और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जला रिमोट एरिया में, लोकल अस्पताल में वहाँ ले जाया गया, एंड 24 घंटे 48 घंटे बाद हमारे पास आया, हम उनसे पूछते हैं अब तक कितनी बोतलें चढ़ाई गई। कई बार ऐसा होता है वो बताते हैं केवल 3 बोतलें चढ़ाई गई हैं, केवल 4 बोतलें चढ़ाई गई हैं। दे आर हाईली इनसफिशिएंट। अगर कोई इंसान 60% जला हुआ है, ठीक है, तो 60% जला हुआ, और मान लीजिए वो इंसान 70-80 किलो का है, ठीक, तो उसको दिन भर में कम से कम 10 लीटर फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत होगी। 8 से 10 लीटर हमें ग्लूकोज ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत होगी। जलने के बाद पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि कितना हिस्सा जल गया है जी, ठीक है। तो पहला कारण पानी का लॉस, इसके बाद दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से जो मौतें होती हैं वो आमतौर पे 2nd वीक या 3rd वीक या 4th वीक में होती हैं। ओके, इससे 1st वीक में यूजली नहीं होती। इस तरह इन्फेक्शन होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, बैक्टीरिया को अटैक करने के लिए आपके शरीर को रेस्पॉन्ड करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। पहले के समय पे लोग खुद केरोसिन ऑयल डाल के आग लगा लेते थे। ये आपके पास कोई केस आया इस तरह का? यस, सुसाइड का एक कॉमन
कारण हुआ करता था। जब से केरोसिन सेल पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है तब से ये चीज कम ये हुई मतलब गांव देहात में ज्यादा होता था। सास बहू की लड़ाई हुई तो उसमें जब सफदरजंग में जब मैं काम कर रहा था उस समय इस तरह केसेस काफी ज्यादा आते थे। तो आपने ट्रीट किया इस तरह केस को? बर्न का कारण कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है तो एक सर्जरी को करने में कितना समय लग जाता है या उसको हील होने में? निर्भर इस पे करता है कि डैमेज एरिया कितना है, जैसे मान लीजिए मुझे कितना है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ जला, आमतौर पे जो बेसिक सर्जरी होती है, सपोज किसी का एल्बो पे बाढ़ना है, कलाई पे बाढ़ना है, हाथ उंगलियों पे बाढ़ना है या गर्दन पे बाढ़ना है एंड ये गर्दन चिपकी हुई है नीचे, ठीक है ना? जी जी। जो बेसिक सर्जरी होती है वो होती है निशान को हटा देना एंड उस जगह पे शरीर के दूसरे हिस्से से स्किन लेकर के लगा देना। ओके। शरीर के दूसरे हिस्से से जो स्किन ली जाती है वो आलू के छिलके की तरह से पतली सी लेयर निकाली जाती है और जहां से हम खाल निकालते हैं वहां पर हीलिंग 2 हफ्ते में अपने आप हो जाती है। उसी तरह से होती है जैसे कि सुपरफिशियल बर्न के बाद होती है। समझ गया। तो वो एरिया अपने आप भर जाता है, राइट? एंड जो स्किन की लेयर, पतली सी लेयर हम वहां से निकालते हैं उसको जहां जरूरत होती है वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक बात, वहां पे लगा देते हैं, वहां पे लगा देते हैं उसको। पूरा हीलिंग में 2 हफ्ते का समय लगता है वहां पर भी। तो सेम स्किन आ जाता है? स्किन में क्वालिटी में, कलर में, टेक्सचर में डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बिल्कुल रहेगा। एंड उस डिफरेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एंड इसके लिए 6 महीने से 2 साल तक केयर करने की जरूरत होती है। मेजर मतलब बर्न पेशेंट जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं, किस किस चीज से बर्न होते हैं? मैक्सिमम जो पेशेंट्स बर्न होते हैं एक तो घर के अंदर लिक्विड, हॉट लिक्विड, मे बी वाटर, मे बी चाय, मे बी दूध। कई बार ऐसा होता है कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, खाना बनाया जा रहा है एंड सब्जी में या भगोने में कोई बच्चा आते आते दौड़ के आया और उसमें गिर गया। होता ये भी होता है। हाँ होता है, ठीक है ना? मेरे यहाँ घर पे हुआ है, भैया का छोटा बेटा था तो वो रसगुल्ले में गिर गया था, पूरा जला वगैरह था। ये होता है। दर से मेजर कॉज ऑफ बर्न, स्पेशली जो फंक्शंस होते हैं जहां पर जमीन पे रख करके बड़े बड़े कढ़ाई रख के खाना बनाया जा रहा होता है। दूसरा जो कारण होता है आग लग जाना किसी भी वजह से। तीसरा एक कारण होता है इंडस्ट्रियल बर्न्स, फैक्ट्रीज में जी। चौथा स्पेशली रेनी सीजन में जो आकाशीय बिजली गिरना होता है। आकाशीय बिजली से लोग जलते हैं, बिजली गिर जाती है, उससे लोग जलते हैं। देन इसके अलावा जो कारण होता है इलेक्ट्रिक बर्न, जो इलेक्ट्रिक लाइंस पे काम कर रहे होते हैं जो लोग, जैसे जितने भी बिजली विभाग हैं हर शहर में, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, लाइनमैन वगैरह या इलेक्ट्रीशियंस जो घरों में काम कर रहे होते हैं, अगर सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया एंड इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि उन्होंने ऑफ लिया हुआ था एंड गलती से किसी ने स्विच ऑन कर दिया, लाइन आ गई एंड लाइनमैन जो काम कर रहा था शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जल गया। हो जाता है, ये होता है। लोग आते हैं। फ्लैश बर्न भी होता है, कॉन्टैक्ट बर्न भी होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो पब्लिक को पता होनी चाहिए, पतंग उड़ाते समय या लोगों ने घर बनाए हुए हैं, 3 मंजिला 2 मंजिला 4 मंजिला घर बने हुए हैं एंड घर से चौहरदीवारी से उनकी बालकनी से थोड़ी दूर पे बिजली का हाई टेंशन लाइन पर तार जा रहा है, राइट? आपके हाथ में अगर कोई बांस भी है और अगर वो गीला है, बरसात के दिनों में खेतों में काम करने वाले लोग हाथ में बड़ी लंबी सी सरिया या डंडा लेकर के चलते हैं। हाथ डंडा इस तरह से खड़ा, बिल्कुल पतला हुआ है, ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही है, राइट? किसी भी हाई टेंशन लाइन के चारों ओर 1 मीटर के डायमीटर में, 1 मीटर के रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी। आप तार ना भी टच करें, खींच लेता होगा। अगर आप 1 मीटर के रेडियस में आपका डंडा पहुंच गया तो आप तक करंट आ जाएगा, आप इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएंगे। स्पेशली बरसात का सीजन जब आपके पैर भी गीले होते हैं, जमीन भी गीली होती है एंड ये इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से जले हुए लोग आते हैं, भर्ती होते हैं एंड इस तरह के केसेस में आमतौर पे जो पॉइंट ऑफ एंट्री होता है, हाथ पकड़ा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ एंट्री है, पैर नीचे जमीन से टच हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ एग्जिट है करंट का। अर्थिंग मिल जाएगी। मैक्सिमम जो डैमेज होता है उन जगहों पे होता है एंड इस तरह के भी केसेस आते हैं जिनमें हाथ काटना पड़ जाता है। मुझे ध्यान है काफी 15 साल पहले एक लड़का आया था, दोनों हाथ जल गए थे उसके, दोनों हाथ काटने पड़े थे। जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है
ठीक है। तो जलने के जो कारण होते हैं वो ये सब कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग बच सकते हैं बरसात के दिनों में हमेशा ऐसे डैमेज वाले, मतलब ऐसे खतरे वाले एरिया से दूर रहे। पतंग उड़ाते समय खास तौर से बरसात में आपने होता क्या है, लोग मंझा बांधा हुआ है आगे, उसके आगे तार बांध के उड़ाते थे पहले लोग। अभी भी तार बांध करके लोग उड़ाते हैं। एंड उड़ाते समय अगर वो तार कहीं हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, उसके पास आ गया, और अगर आपकी डोरी पूरी गीली है तो करंट आपके हाथ तक आ सकता है। कहीं पतंग फंस गई है, आपने डंडा उठाया जी, 4 दीवारी बालकनी से आपने डंडा आगे बढ़ाया है, ठीक है, हाई टेंशन लाइन के पास में डंडा पहुंच गया तो आप इलेक्ट्रिक्यूट हो सकते हो। ठीक बात। अभी तक आपने कितनी सर्जरीज कर रखी हैं? सर्जरी तो रोज ही होती है। रोज कितनी करते थे पर डे बेसिस पे? देखिए, बहुत मेजर सर्जरी होती है। मेरा अपना एक रहता है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा नहीं करता। 2 से ज़्यादा नहीं करता? आमतौर पे 1 सर्जरी या 2 सर्जरी। 1 सर्जरी टाइम लेती है। अब प्लस मरीज को टाइम देना पड़ता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट करना पड़ता होगा, उसको समझाना पड़ता तो होगा। प्री ऑप भी देखना होता है, पोस्ट ऑप भी देखना होता है, सभी चीज़ें देखनी होती हैं, प्लस बाकी काम भी होते हैं। अगर हम बात करें कि पेशेंट काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखेंगे तो कुछ ना कुछ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पोस्ट ऑप केयर एंड प्री ऑप अवेयरनेस। लोगों को ऑपरेशन से पहले ये पता होना चाहिए कि उन्हें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, ये यहाँ पे कम अवेयरनेस, ये बहुत जरूरी है। पता नहीं होता, बहुत कॉन्फिडेंट करना पड़ता होगा आप लोगों को। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा ये मिथ है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब पूरी खाल बदल दी जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जो कि इन रियलिटी नहीं होता। ये केवल पिक्चरों में दिखाया जाता है। एक पिक्चर कौन सी आई थी जिसमें रेखा का चेहरा दिखाया गया था, पूरा जल गया है और उसके बाद सर्जरी करा के वो चेहरा चेंज हो गया। ये केवल पिक्चरों में होता है। फोटोशॉप पे कर सकता हूँ, मैं भी कर दूंगा फोटोशॉप पे। ठीक बात। लेकिन ऑन ओटी टेबल ये रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। नहीं पॉसिबल है भाई। आपके शरीर में स्किन जो है वो लिमिटेड है। जो स्किन जहां अवेलेबल है वहां से उतनी ही स्किन ले पाएंगे जितनी अवेलेबल है, और वही दूसरी जगह आपके शरीर में ट्रांसफर कर पाएंगे। समझ गया। ये तो बन के केसेस हो गए सारे। अगर हम सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी की बात करें तो मान लीजिए जैसे लोग फेस का सर्जरी कराते हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी के अंडर आता है या नहीं आता है? यस, बिल्कुल आता है। कॉस्मेटिक सर्जरी इज पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। करते हैं आप? यस, करते हैं। यस, इसका जो तरीका होता है, सपोज चेहरे पे कोई बर्न का निशान है, या कोई जन्मजात काला निशान है, या चोट का कोई भी निशान है, किसी भी तरह का निशान है, जब हम चेहरे पे स्किन ट्रांसफर करने की बात सोचते हैं तो चेहरे पर हम जान से पतली खाल लेके नहीं लगाएंगे। ओके। क्योंकि उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। अगर हम जान से खाल ले करके चेहरे पे लगा रहे हैं तो कलर में डिफरेंस आएगा। जी आएगा, ठीक है, और वो खराब लगेगा। तो जब चेहरे पे इस तरह की सर्जरी करनी होती है तो उसका दूसरा तरीका यूज किया जाता है, एंड दैट इज होता है टिश्यू एक्सपेंशन। ओके। वो सिलिकॉन के बैलून आते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर किसी को जन्मजात काला निशान है, या जलने का निशान है इस जगह पे, तो जो नॉर्मल स्किन है, ठीक है ना, उस नॉर्मल स्किन के नीचे हम बैलून डाल देते हैं। उस बैलून को धीरे 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 उसमें सलाइन फिल करके बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे बैलून फूलता है उसी तरह से उसी स्पीड से धीरे धीरे ऊपर की स्किन फैल जाती है। ओके। जब ऊपर की स्किन फैल जाती है तब सेकेंड स्टेज सर्जरी होती है। आमतौर पे इसमें 2.5 से 3 महीना, 3.5 महीना लगता है। तब उतने दिन बाद दोबारा सर्जरी करी जाती है। उस दोबारा सर्जरी करते समय निशान हटाया जाता है, और निशान हटाने के साथ दोबारा हटा दिया जाता है। जो प्री एक्सपेंडेड हमारे पास स्किन जनरेट हुई है उस स्किन को आगे बढ़ा के हम निशान वाले हिस्से को कवर कर देते हैं। मतलब स्किन जनरेट भी की जा सकती है? स्किन जनरेट भी करी जाती है। स्किन जनरेट क्या एक्सपैंड करी जाती है। ओके। एक्सपैंड करके उस स्किन से हम निशान वाले एरिया तो या जहां जरूरत होती है उसको कवर कर देते हैं। तो वो एकदम नेचुरल दिखता है, जैसे यस, वो अच्छा एकदम नेचुरल दिखेगा। बिल्कुल आपके चेहरे की स्किन आ जाए। ओके। लेकिन सिर्फ एक लाइन दिखाई पड़ेगी जहां पर उसको जोड़ा गया है ला करके। ठीक है, सिर्फ एक महीन लाइन दिखाई पड़ती है। वो लाइन हमेशा रहेगी, वो टाइम के साथ साथ हल्की पड़ जाती है, लेकिन गायब नहीं होती है। ठीक बात। लेकिन इसके अलावा जो सर्जरीज होती हैं, जैसे नाक की सर्जरी हो रही है, या फेसलिफ्ट होगा, या लोगों के एज बढ़ने के साथ साथ उनकी
आईलिड्स में चेंजेस आ जाते हैं, लोअर आईलिड, बैदी आईलिड जिसको हम बोलते हैं हो जाती है, अपर आईलिड थोड़ा सा ड्रॉप कर जाती है, ड्रूप कर जाती है, या कुछ लोगों के जन्मजात कान में थोड़ी विकृतियां होती हैं, कान टेढ़े होते हैं, ठीक है ना, उनमें जो सर्जरीज होती हैं उनमें निशान नहीं दिखाई पड़ते हैं। ओके। नाक की जैसे सर्जरी करी जाती है, नाक में जितना भी चीरा लगाया जाता है वो नाक के अंदर दिया जाता है, तो वो निशान नहीं दिखाई पड़ते हैं, पता नहीं चलता है, वो पता नहीं चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर एक प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, यूजी वाले होंगे जिसने एमबीबीएस करा होगा, हाँ। अभी वो प्लान कर रहा होगा, yes. तो एज एन डॉक्टर अगर हम आपका एक्सपीरियंस पूछे कैसा रहा प्लास्टिक सर्जरी में? देखिए, एक बहुत बड़ी किसी फिलोसफर ने बात कही है, हाँ, कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें, हाँ, या अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें, तो आपको कभी काम नहीं करना पड़ता है। हाँ, कभी भी काम करते हुए आप थकान महसूस नहीं करते हैं। हाँ, तो मेरे साथ तो ऐसा ही था। प्रोफेशन था आपका? मेरा बचपन से हॉबी थी ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना। ओके, राइट। एंड दूसरा, बचपन से महत्वाकांक्षा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उस समय तो पता नहीं होता था कि डॉक्टर बनना है। ओके। तो प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी इज द बेस्ट या मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्ट। हम लोग लाइव कैनवास पे आर्ट बनाते हैं। पेशेंट्स हमारे लाइव जी, सही कह रहे हैं। जितने भी पेंटर्स हैं, जितने भी स्केच बनाने वाले, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो सब आपके कैनवास पे ड्राइंग बना रहे हैं। हम लोगों का कैनवास लाइव इंसान है, रियल लाइफ में बना रहे हैं, रियल लाइफ में बना रहे हैं। ओह ग्रेट। तो दिस इज, तो जिसकी हॉबी है, जिसका पैशन है, अगर वो इसमें आता है, एंड ही शुड हैव गुड लेवल ऑफ पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आपने यूजी, पीजी और अपना एमसीएच कहाँ से किया? यूजी एंड पीजी वाज फ्रॉम इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एंड एमसीएच फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल। ओके। सफदरजंग हॉस्पिटल में रहने का बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि बर्डन ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और इलाहाबाद कॉलेज अगर एज एन मेडिकल कॉलेज हम बात करें तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। आई एम लकी इन दैट वे कि राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अप टू एमसीएच हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, गुरु अच्छे मिले, हमेशा बहुत अच्छे गुरु मिले। और आज तक हमारे गुरु लोगों से हमारा कांटेक्ट है, हमारे सीनियर्स से हमारा कांटेक्ट है, एंड आज भी हमारी बातें होती हैं। ठीक बात। अगर सफदरजंग की हम बात करें तो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था? दोनों में डिफरेंस क्या था अगर कॉलेज वाइज हम बात करें तो? देखिए, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हम यूजी एंड पीजी में थे, वहाँ बेसिक्स पढ़ते थे। बेसिक्स पढ़ने के बाद सफदरजंग गए थे, एंड सफदरजंग में उस समय ये महावीर कॉलेज शुरू नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। उस समय केवल प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में ही टीचिंग फैकल्टी थी। बाकी डिपार्टमेंट्स में टीचिंग फैकल्टी नहीं थी, टीचिंग नहीं होती थी। एंड वहाँ पे तो एडवांस स्टडीज के लिए गए थे, तो दैट माहौल वाज टोटली डिफरेंट। जो इम्पोर्टेंट, जैसे अभी भी आजकल भी बहस छिड़ी हुई है कि नंबर ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए ड्यूटी के। हम लोगों के टाइम पे हम लोग 36 घंटे ड्यूटी लगातार करते थे, एंड दैट वाज इन एमएस पीरियड ऑल्सो, दैट वाज इन एमसीएच पीरियड ऑल्सो। कभी कभी, क्योंकि हम दो ही रेजिडेंट हुआ करते थे एमसीएच वाले, एक हमसे सीनियर, एक हम, या जब हम सीनियर हो गए तो हमसे जूनियर एक और एक हम, तो इसलिए कभी कभी 48 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ जाती थी। मजा आता था काम करने में, मजा आता था। देखिए, कुछ ड्यूटी करने का मतलब ये नहीं होता है कि कंटिन्यूअसली हम खड़े हुए हैं। जिस समय इमरजेंसी पेशेंट नहीं आ रहा है, वार्ड में पेशेंट हैं, वो सेटल्ड हैं, तो हम भी आराम कर सकते हैं, बाकी स्टाफ है देखने के लिए। लेकिन हाँ, अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। कभी भी कोई इमरजेंसी आई, वार्ड में पेशेंट को कोई दिक्कत हुई, तुरंत उठ करके जाना है। एज एन डॉक्टर अगर हम आपकी बात करें कि सबसे सुकून वाला पल कौन सा रहता है सुबह शाम तक काम करने के बाद? जब कोई हमारा पुराना ट्रीट किया हुआ पेशेंट आकर के मिलता है, और ये कहता है, डॉक्टर साहब आज आपकी वजह से हम ठीक है अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से चला पा रहे हैं, इससे ज़्यादा सुकून और क्या हो सकता है? सर, एक लास्ट प्रश्न जी, वो ये कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं आजकल। यस, हर एक चीज़ में एक नेक्स्ट लेवल हो जा रहा है, मतलब एडवांसमेंट चल रहा है। तो बर्न यूनिट में जैसे मान लीजिए क्या एडवांसमेंट हुआ है या नई टेक्नोलॉजी क्या आई हुई है, तो जिससे पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाए? यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए, बर्न के बाद जैसे आपने एक सवाल पहले पूछा था कि डेथ के कारण क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के कारण क्या क्या होते हैं, राइट। डेथ का जो सबसे बड़ा कारण है आजकल, दैट इज इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन का चांस तब तक रहेगा जब तक कि बर्न पेशेंट के शरीर पे डेड स्किन मौजूद है। अगर शरीर पे डेड स्किन मौजूद है, वही गलन पैदा कर देगा, तो वही खतरे का एक बहुत बड़ा सोर्स है, वही इन्फेक्शन का सोर्स है। अगर हम डेड स्किन को हटा दें, आमतौर पे जो अभी तक प्रचलित मैकेनिज्म रही है, जो प्रचलित तरीका रहा है, वो ड्रेसिंग चलती रहती है। ड्रेसिंग से धीरे धीरे शरीर अपने आप डेड स्किन को रिजेक्ट करता है। डेड स्किन जब हट जाती है तब उसके नीचे से लाल मांस निकल के आता है। ठीक है, मांस जब बिल्कुल लाल होता है, बढ़िया होता है, तब हम उसके ऊपर स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। और ये एक पूरा एक कोर्स होता है। पहले मसल, फिर पहले पेशेंट आया, हमने ट्रीटमेंट शुरू किया, ड्रेसिंग करते रहे, डेड स्किन अलग हो गई, उसके बाद धीरे धीरे घाव लाल हो गया, तब उसके ऊपर स्किन ग्राफ्टिंग कर दी एंड पेशेंट ठीक हो गया। ये एक पूरा नेचुरल कोर्स है, राइट। अब बात यह आती है कि इन्फेक्शन का खतरा बीच में रहेगा, एंड इस पूरे प्रोसेस में 3 से 6 महीने का समय लगेगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन का खतरा जो होता है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? डेड स्किन को निकलने का इंतजार करने के बजाय हम उस स्किन को काट के हटा दें। हटा दें पहले से ही, तो नया उतने दिन में आ जाएगा। ऑपरेशन कर सकते हैं हमेशा अपने हाथ में, अगर मरीज की कंडीशन स्टेबल है, ऑपरेशन करने के लायक है। हर मरीज में हो सकता है पॉसिबल ना हो, पर जिस मरीज में पॉसिबल है, जिस इंसान में, उसको हम ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करके जितनी भी डेड स्किन है उसको हम काट के हटा सकते हैं। ठीक है। हाँ, लिमिटेशंस होती हैं कि एक बार में बहुत सारी स्किन नहीं हटा सकते, उसकी लिमिटेशंस है, बट फिर भी कर सकते हैं। 2 बार में या 3 बार में ये स्टेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरह से ऑपरेट करके डेड स्किन हटा देते हैं तो डेड स्किन हटने के बाद इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट। डेड स्किन ही इन्फेक्शन, डेड स्किन ही वो सोर्स है। जी। जब हमने सोर्स हटा दिया तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। ठीक, इसके बाद हमें उस घाव को कवर करना है। ठीक है, कवर करने के लिए बेस्ट इज कि उसी इंसान के शरीर से हम खाल निकालेंगे एंड कवर करेंगे, राइट। अगर मान लीजिए थोड़ा बर्न है, 25-30%, 40% बर्न है, तो उस इंसान के शरीर से हमें स्किन मिल जाएगी। मिल जाएगी। ठीक है, हम ड्राफ्टिंग कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा बर्न है, देन तो ड्राफ्टिंग आजकल स्किन कल्चर की चीज अवेलेबल है। स्किन बैंक अवेलेबल है। स्किन मतलब जैसे ब्लड मिल जाता है वैसे स्किन मिल जाती है। यस, स्किन बैंक अवेलेबल है, लेकिन वो ब्लड की तरह से नहीं होता। किसी भी दूसरे इंसान के स्किन अगर हम किसी दूसरे इंसान में लगाते हैं तो वो केवल टेम्परेरी रिलीफ देती है। 3 हफ्ते बाद वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 3 हफ्ते बाद रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन सपोज हमने किसी इंसान 60% जला हुआ है, 20% सुपरफिशियल था, 40% डीप था। उस 40% में से 30-35% एरिया ऑपरेट करने लायक था। अगर हमने 30% एरिया काट के हटा दिया, वहाँ की डेड स्किन पूरी काट के हटा दी, उस इंसान के शरीर से अगर हम ड्राफ्ट नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो हम स्किन बैंक से स्किन बोरो कर सकते हैं, स्किन ले सकते हैं। वो उस स्किन से हम उन एरियाज को, घाव को कवर कर सकते हैं, टेम्परेरली कवर कर सकते हैं। 3 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा। 3 हफ्ते में वो पेशेंट रिकवर कर रहा है कुछ ना कुछ, 3 हफ्ते के बाद हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या 2 हफ्ते के बाद हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फिर ये वाला हटा देते हम ये काम स्टेजेस में भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा मान लीजिए 3 हफ्ते बाद भी ग्राफ्टिंग के लायक तैयार नहीं हुआ, दोबारा स्किन बैंक से स्किन लेके लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें अब अवेलेबल हैं। हमारे शहर में कोई स्किन बैंक नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में स्किन बैंक हैं, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में बैंक हैं। वहाँ से स्किन ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, बाय कुरियर भेज दी जाती है, एंड ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब ये थोड़ा सा नया है, पहले नहीं मिलता होगा इसका। पहले ये नहीं होता। ठीक, इसी डिस्कशन के साथ इस पॉडकास्ट को सर हम वाइंड अप करेंगे। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी भाई। तो पेशेंस बड़ा ज़रूरी है, कोई मिथ मत क्रिएट करो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है पानी। यस, सबसे बेहतरीन उपचार पानी है। दिवाली के टाइम पे पटाखे छुड़ाते हैं, वहाँ पर भी 1 बाल्टी पानी रखा रहना चाहिए। सही कह रहे हैं सर।